नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैथ्स बाय विक्रम बैनार्ड यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, ये जो वीडियो है इसका शॉर्ट नोटिस आपको 18 जनवरी को प्राप्त हो गया था, जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप और जो व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है उस पर मैंने अपलोड किया था। इसके बाद में कल 19 तारीख को इसका विस्तृत नोटिफिकेशन जारी हो गया था और जिस प्रकार से अपने को आस थी और जैसे मैंने आपको पहले बताया था 30,000 के आसपास यहाँ पे वैकेंसी आने वाली थी, मकर संक्रांति के आसपास मैंने आपको टाइम बताया था, उसके अनुरूप यहाँ पे वैकेंसी नहीं आई और इतनी मतलब ऊँट के मुंह में जीरा के बराबर यहाँ पे वैकेंसी दी है। रेलवे में 3 लाख के आसपास वैकेंसी खाली है यहाँ पे, जो माननीय जो रेल मंत्री है उनके द्वारा भी संसद में जवाब दिया गया था कि हमारे पास इतनी वैकेंसी खाली है। लेकिन अभी देखिए, रेलवे बोर्ड ने जो ये नोटिफिकेशन निकाला है ये ऑथेंटिक नोटिफिकेशन है और आज से इनके फॉर्म भी ऑनलाइन अप्लाई हो गए हैं। तो देखिए दोस्तों, आप सभी विद्यार्थी जिस भी प्रकार से सरकार तक आपकी मांग रख सकते हैं, उस माध्यम से उचित माध्यम को अपनाते हुए आप सरकार तक आपकी मांग पहुंचाइए। सरकार आपकी मांग जरूर सुनेगी और उसी के अनुरूप यहाँ पे काम करेगी। पिछले 2018 में जब नोटिफिकेशन आया था उसके बाद में नोटिफिकेशन 6 साल में जाकर 2024 में अभी नोटिफिकेशन मिला है और उसमें भी जो वैकेंसी है बहुत ही कम है, बेरोजगारी काफ़ी पहले बढ़ी हुई है। तो आप सरकार के पास में उचित माध्यम से आपका जो भी प्रतिक्रिया है वो पहुँचाइए ताकि सरकार का इसकी तरफ ध्यान आकर्षित हो और ये वैकेंसियाँ सरकार और भी बढ़ाए। अब ये तो जो भी आया नोटिफिकेशन, इसके अनुरूप मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा किस प्रकार को आपको क्या सावधानी रखनी है फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे। देखिए, हम हमेशा जाते हैं दुकानदार के पास में, जो ई मित्र वाला होता है, कंप्यूटर वाला होता है, वो फॉर्म आपका अप्लाई कर देता है और फॉर्म आपका अप्लाई हो भी जाता है और उसके बाद में आप खुशी खुशी घर आ जाते हैं। लेकिन कुछ गलतियाँ हैं, उनसे आपको ध्यान में रखना जरूरी है क्योंकि नए नए अपडेट हर नोटिफिकेशन के साथ में यहाँ पे होते रहते हैं। तो उसी श्रेणी में मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि क्या चेंजिंग यहाँ पे आया है। तो देखिए, आज यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया है लोक पायलट के लिए, जो ALP की पोस्टें होती है उनके लिए, जो सहायक लोक पायलट के लिए आवेदन करने की तिथि यहाँ पे 20 जनवरी 2024 से आवेदन आरंभ हो गए हैं आज से, और लास्ट तारीख इन्होंने 1 महीना दिया है आपको, 19 फरवरी 2024 यहाँ पे लास्ट डेट रखी है। किसी भी प्रकार से आपके आवेदन में, मैं पहले बोलूँगा, आपको गलती किसी प्रकार से नहीं करनी। फिर भी अगर आपके गलती हो जाती है और आपको बाद में पता लगता है इस चीज़ का, तो उसके लिए भी यहाँ पे इन्होंने 20 फरवरी से लेकर 29 फरवरी तक की डेट यहाँ पे रखी है। कुछ फीस देकर आप उसमें जो भी आपकी गलती हुई है उसमें आप सुधार करवा सकते हैं। कुछ ही चीज़ें इन्होंने बाउंडेशन कर रखी है जो भी मैं आपको बताऊंगा नीचे जाकर कि ये चीज़ों में आप सुधार नहीं करवा सकते, इसलिए वो रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपको विशेष तौर पे यहाँ पे ध्यान रखना है। अब देखिए, विस्तृत तौर पे जो इनकी जानकारी है इसके ऊपर अपन चल रहे हैं। यहाँ पे एज ग्रुप की मैं बात करूँगा तो एज ग्रुप 18 से 30 साल यहाँ पे रखा है और जो टोटल वैकेंसी है 5,496 यहाँ पे वैकेंसी दी हुई है। इनका जो लेवल 2 आता है, अगर आप पहले लेवल 1 में कहीं पे जॉब कर रहे हैं तब भी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और जो इनिशियली इनका पेमेंट है 19,900 इनका क्या रहेगा, ये बेसिक रहेगा। लेवल 2 की ये वैकेंसी है। अब आपको आवेदन जमा कराने से पहले देखिए, आपको या तो नोटिफिकेशन पढ़ लिया आपने तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो इस वीडियो को पूरा देखिए लास्ट तक, कि हमारे इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्या क्या चीज़ें आपको विशेष तौर पे देखिए। अब यहाँ पे आपको जो जो चीज़ें मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखी हैं उनमें आपको विस्तृत जानकारी जो आपके काम की है वही चीज़ें मैंने यहाँ पे हाईलाइट की हुई है पूरा नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद में, कि आपको जो भी यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता ITI है 10+ जो भी ITI है जिस भी ट्रेड में, वो ITI का रिजल्ट आपको यहाँ पे आवेदन करने की अंतिम तिथि से पहले आ जाना चाहिए। यानी आपको आवेदन जब भी करना है जब आप यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता है यहाँ पे पूर्ण कर रहे हो। अगर आप समकक्ष हो तो समकक्ष यहाँ पे बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। इन्होंने स्पष्ट रूप से दो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, दूसरा नंबर का पॉइंट है, इसके ऊपर इन्होंने लिखा है जो नोटिफिकेशन में आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि तक या उससे पहले पद के लिए सभी निर्धारित शैक्षिक और तकनीकी योग्यताएं पूरी करते हैं। निर्धारित शैक्षणिक तकनीकी योग्यता के अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे उम्मीदवार आवेदन करने के यहाँ पे पात्र नहीं है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, आप
थर्ड नंबर के पॉइंट में देखोगे कि यहाँ पे आपको एक ही आवेदन लगा सकते हैं आप, कि कई स्टूडेंट क्या होते हैं चालाकी से थोड़ा अपने जो डिटेल उसमें बदलाव करने के बाद में दूसरा भी आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपके बारे में बहुत ही कठोर कदम उठाया है। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे तो इन्होंने बाउंडेशन जो लगाई इसके बारे में कुछ नहीं दिया, लेकिन नीचे जाकर आप देखोगे मैं बताऊंगा आपको कि वहाँ पे आपके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। अभी यहाँ पे तो ये बोला गया है कि एक उम्मीदवार को एक यहाँ पे देखिए उम्मीदवार केवल एक आरआरबी के लिए आवेदन कर सकता है। जो इस रोजगार में अनुसूचित पद के लिए प्रति उम्मीदवार केवल एक आवेदन स्वीकार किया जाएगा यहाँ पे। और अगर ज़्यादा आवेदन कर देता है तो उसके आवेदन को अयोग्य और उसको क्या कर दिया जाएगा, वंचित यहाँ पे कर दिया जाएगा। कंप्यूटर सिस्टम है, इसलिए आप कंप्यूटर सिस्टम के साथ में धोखाबाजी कभी नहीं कर सकते। आपकी जो चालाकी है उसका कहीं ना कहीं पता जरूर यहाँ पे लग जाएगा। और आय छूट के लिए जो तिथि है वो यहाँ पे जो आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है उसको लेकर यहाँ पे आय जो छूट होती है, आयु की गणना है वो आवेदन ऑनलाइन जमा कराने की जो अंतिम तिथि है उसको लेकर यहाँ पे होगी। और आयु सीमा की मैंने आपको पहले बता दिया 18 से 30 साल, और जो भी छूट है उसकी मैं आपको नीचे बताऊंगा डिटेल में। और यहाँ पे आरआरबी का जो भी उम्मीदवार है केवल एक ही आरआरबी चुन सकता है। और आपको एक जानकारी है यहाँ पे कि आप जब आवेदन कर रहे हैं उस टाइम पे आपको एक्टिव मोबाइल नंबर देने हैं। ऐसे नहीं है कि दुकानदार के पास में आप चले गए और कंप्यूटर वाले ने खुद के मोबाइल नंबर उसमें डाल दिए। क्या कई बार ये चीज़ें कोई समस्या देखिए दोस्तों, हम जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं या कैंडिडेट से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं उसके ज्वाइनिंग टाइम पे, तो हमेशा जो कंप्यूटर वाला है वो मोबाइल अटेंड करता है, उसी के नंबर आप देख के आ जाते हो। इसलिए मैं आपको विशेष तौर पे यहाँ पे बोलूँगा कि आजकल जो सोशल मीडिया का और आईटी का ज़माना है, इसमें जो भी भर्ती बोर्ड है ये कर्मचारी हैं वो आपसे मोबाइल नंबर और ईमेल के जरिए आपसे कांटेक्ट करेंगे जो भी आपको जानकारी प्राप्त होगी। इसलिए आपको निश्चित तौर पर आपका एक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फिक्स कर लीजिए। अभी इस टाइम पे भले आपको जो रिचार्ज कराने की समस्या है आपके साथ में वो हो सकती है, लेकिन आपको वही मोबाइल नंबर देने हैं जो एक्टिव हो और आप अपने साथ में हमेशा उनको एक्टिव रखते हो, और ईमेल आईडी भी एक्टिव देनी है ताकि आपको किसी प्रकार का अगर आपका फार्म रिजेक्ट होता है, आपका चयन हो जाता है, आपको बुलाव पत्र आता है, जो भी मेडिकल होगा सबकी जानकारी आपको दी जाएगी ईमेल आईडी पर और मोबाइल नंबर पे। इसलिए वो तो आपको विशेष तौर पर यहाँ पे एक्टिव यहाँ पे भरने हैं। और वो भरने के बाद में एक बार अगर आपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी इसमें रजिस्टर कर दी तो उसमें चेंजिंग यहाँ पे किसी प्रकार से नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन जमा कराने के बाद यदि कोई उम्मीदवार अपना जो खाता में भरे गए जो विवरण है उनसे संशोधन करना चाहता है उनमें, तो 250 रुपये शुल्क देकर उसको 20 फरवरी से लेकर 29 फरवरी तक चेंजिंग करवा सकता है। लेकिन उसमें आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर और जो आरआरबी जो चुना गया है आपके द्वारा उसमें बदलाव का कोई मौका यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सीबीटी फर्स्ट होगा, फिर सीबीटी 2 होगा, और उसके बाद में आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। यहाँ पे प्रोसेस है, 4 प्रोसेस है। इसलिए आपको लगता होगा आप तैयारी कर रहे हो कि लोक पायलट की कट ऑफ कम जाती है। देखिए दोस्तों, हर एक स्टूडेंट की इच्छा होती है जॉब लगने की और हर एक स्टूडेंट अपना 100% एफर्ट यहाँ पे देने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पे चरण इतने एग्जाम के 4 चरण है, उनसे गुजरना बड़ा मुश्किल काम होता है। और एक नंबर यहाँ पे किसी प्रकार से कोई चिटिंग यहाँ पे नहीं होती है। तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट सीबीटी लगेगा उसमें जो सेकंड सीबीटी के लिए क्वालिफाई स्टूडेंट उतने किए जाएंगे जितने रिक्ति हैं उनके 15 गुना स्टूडेंट यहाँ पे सेकंड सीबीटी के लिए क्वालिफाई यहाँ पे किए जाएंगे। और नॉर्मलाइजेशन होगा, ये स्पष्ट रूप से आपको लिखा हुआ दिख रहा है स्क्रीन पर कि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया यहाँ पे अपनाई जाएगी, क्योंकि अलग अलग चरणों में यहाँ पे आपके एग्जाम संपन्न होगी। और सीबीटी फर्स्ट और जो सेकंड होगी उसके अंदर आपको 1/3 यहाँ पे नेगेटिव होगी, और जो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा उसमें किसी प्रकार का कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होगा। और जो प्रतिबंधित जो गजेस्ट आइटम है वो उनकी लिस्ट तो आपको लगभग सेम रहती है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने आपको यहाँ पे हाईलाइट करी हुई हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है यहाँ पे। अब देखिए जो मैं आपको बता रहा था पहले कि अगर कोई भी स्टूडेंट चालाकी से 2 आरआरबी है, एक आरआरबी में 2 आवेदन कर देता है तो उनको यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिया हुआ है कि एक से अधिक जमा करेगा तो उसे पहले तौर सरसरी तौर पे तो खारिज कर दिया जाएगा। और आरआरबी या आरआरसी, जो आरआरसी अपने ग्रुप डी के एग्जाम कंडक्ट करवाती है, आरआरबी आपकी जेई टेक्नीशियन लोक पायलट की और एनटीपीसी की जो एग्जाम कंडक्ट करवाती हैं उनकी जो भी भविष्य के एग्जाम होंगी उनसे आपको वंचित यहाँ पे कर दिया जाएगा। यानी आज ये आपको आप जो
चिटिंग नहीं कर रहे तो ये भी एक प्रकार से चिटिंग है। भले आप एग्जाम में चिटिंग नहीं कर रहे, लेकिन अगर आपने आवेदन भरते टाइम पे एक बोर्ड से 2 आवेदन भर दिए या दोनों बोर्डों से आपने अलग अलग आवेदन भर दिए, तो आपको आरआरबी आरआरसी के द्वारा जो भी एग्जाम होगी भविष्य में उनसे भी आपको वंचित कर दिया जाएगा और ये फार्म भी आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए ये बहुत बड़ी ये आपके लिए न्यूज है कि आपको ध्यान देना है कि आपको अगर लगा दिया आपने गलती से, गलत भी हो गए तो आपको दूसरे फार्म लगाने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, नहीं तो आपको भविष्य में भी बाहर यहाँ पे कर दिया जाएगा। और आपको यहाँ पे जैसे हर फॉर्म में होता है कि वही नाम, डेट ऑफ बर्थ, माँ बाप का नाम वही लिखना है जो आपके 10वीं की मार्कशीट में यहाँ पे दिया हुआ है। अगर किसी प्रकार का कोई आपने उसमें बदलाव करवाया है तो बदला हुआ नाम इसमें लिखना है, जो मार्कशीट आपके पास में बदले हुए नाम की होगी। और बदला हुआ नाम अगर आपके पास में होगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे जो आपको गजिस्ट्रेट जो नोटिफिकेशन जारी होता है उसकी कॉपी आपको वहाँ पे जमा करवानी होगी। अब देखिए आप यहाँ पे अगर आपका चयन हो जाता है तो आपको वहाँ पे जो भी सुरक्षा बॉन्ड यहाँ पे भरवाया जाता है, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग पीरियड होता है लोक पायलट का इसके लिए। और यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये भी लिख दिया है आपकी बार नोटिफिकेशन में कि आपको कम से कम जिस भी आप डिवीजन में, जिस भी आप रेलवे में आवेदन लगा रहे हैं तो उसमें आपको 5 से 10 साल की सेवा पूरी करनी यहाँ पे होगी, तभी जाकर आप स्थानांतरण के लिए कोई आपका अनुरोध यहाँ पे लगा सकते हो। कुछ छूटें इसमें दी हुई हैं, जैसे स्पास ग्रांट की है, म्यूचुअल की, वो एक अलग कंडीशन है। लेकिन अगर आपके पास में कोई स्पेशल कंडीशन नहीं है तो आपको 5 से 10 साल की सेवा करने के बाद भी आपका ऑन रिक्वेस्ट का आवेदन वहाँ पे एक्सेप्ट किया जाएगा। इसलिए आप अगर आवेदन कर रहे हैं तो आपको सोच समझ के करना है कि मेरे को ज़्यादा दूर जॉब नहीं करनी, पास में करनी है। बाद में आप जॉब लगने के बाद में इधर उधर ट्रांसफर के लिए दौड़ लगाओगे, इसके लिए इन्होंने पहले इसमें लिख दिया है कि आपको अच्छी तरीके से विचार विमर्श करने के बाद में आप आरआरबी का यहाँ पे चयन करें। और रेलवे में जॉब करने वालों में यहाँ पे प्रादेशिक सेना की रेलवे इंजीनियर्स यूनिट में एक्टिव सेवा यहाँ पे देनी होती है, जो प्रेजेंट में चलती रहती है। आप जैसे रेलवे में जॉब प्राप्त करोगे आपको ऑटोमेटिक यहाँ पता लग जाएगा। और ST SC के उम्मीदवारों को यहाँ पे जो एग्जाम लगेगी उस टाइम पे यहाँ पे पास यहाँ पे दे ही होगा, जो स्लीपर क्लास का यहाँ पे होगा। और यहाँ पे कुछ दिनों से यानी 5-6 साल से जो निजी संगठनों के साथ आपका भर्ती का जो स्कोर है, जो डाटा है वो साझा करने का यहाँ पे अनुमति लेने के लिए बोला जाएगा आपको आवेदन में। आवेदन भी आपको ऑनलाइन करके और उसका वीडियो बनाकर भी आपको मैं यहाँ पे एक दिखा दूंगा कि आपको किस प्रकार से वहाँ पे आवेदन करना है। अगर आपको किसी प्रकार से कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए यहाँ पे सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक जो भी वर्किंग डेज है उनके अंदर आपको ईमेल दी हुई है rrbhelp@csc.government.in के नाम से, और फ़ोन नंबर भी दिए हुए हैं, उनसे आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं जो भी। लेकिन आप ये नहीं कि हर प्रकार से इनको वैकेंसी बढ़ा दो, ये इसमें ये हो रहा है, नहीं, इनसे ओनली टेक्निकल प्रॉब्लम जो आ रही है उनके लिए ही यहाँ पे बात आप कर सकते हैं। अब आप बात करेंगे यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड की। अब रेलवे में जितने भी मेडिकल पोस्टें होती हैं उनमें से सबसे बेहतर जो मेडिकल होता है यहाँ पे ALP का होता है। और देखिए दोस्तों, ALP का क्यों ना मेडिकल अच्छी कैटेगरी का हो कि यहाँ पे आज जितनी भी रेलवे की जो ट्रेनें चल रही हैं उनमें सबसे बड़ा योगदान ALP का ही होता है। और ALP यहाँ पे सिग्नल का रिपीटेशन करते हुए साथीगण जो लोक पायलट है उसको बताते हुए गाड़ी को अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचाता है, और उसमें ALP की बहुत ही बड़ी यहाँ पे जिम्मेदारी होती है। इसलिए रेलवे में सबसे बड़ा जो मेडिकल स्टैंडर्ड है सबसे अच्छी क्वालिटी का वो ALP का यहाँ पे माना जाता है। A1 स्टैंडर्ड का यहाँ पे मेडिकल होता है, और A1 स्टैंडर्ड के में आपकी जो आई साइट है वो 6/6 यहाँ पे होनी चाहिए। और जो फॉगिंग टेस्ट लगेगा आपको यहाँ पे, और +2D यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि जो दूरी की दृष्टि है वो 6/6 बिना फॉगिंग टेस्ट वाले चश्मे के स्वीकार्य। यहाँ पे +2D जो स्वीकार्य नहीं होगा, जो निकट दृष्टि है वो भी 0.6 होगी बिना चश्मे के। अब आपको यहाँ पे जो कलर विजन है, बाइनोकुलर विजन है, फील्ड ऑफ विजन है, नाइट विजन है, मेसोपिक विजन आदि के टेस्ट आपको पास करेंगे। इसके अलावा जो आपका फिजिकली मेजरमेंट होता है, शुगर भी टेस्ट करेंगे, एक्सरा होगा, ये चीज़ें तो होंगी। लेकिन विशेष तौर पे जो आपके आई साइट है वो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे चेक करी जाएंगी। और मैं आपको बता दूं, मैंने पहले भी मेरे YouTube चैनल पर वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने लेसिक सर्जरी करवा रखी है तो आपको किस मेडिकल स्टैंडर्ड में यहाँ पे काउंट करा जाएगा,
ये बी सीरीज से स्टार्ट होगा। पहले क्या था, सी कैटेगरी में स्टार्ट कर रहे थे, लेकिन अभी चेंजिंग करते हुए जो लेसिक सर्जरी वाले हैं उनको बी कैटेगरी में शामिल कर लिया है। लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पे ए कैटेगरी में लेसिक सर्जरी वाले को अलाउ यहाँ पे नहीं किया गया है। तो अगर आपने लेसिक सर्जरी करवा रखी है तो आपको आवेदन भरने की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है। आपका जो एजुकेशन है वो मापने के लिए आवेदन भर सकते हैं, लेकिन आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। आपको बाहर लास्ट में जाकर मेडिकल के टाइम बाहर का रास्ता आपको यहाँ पे देखना होगा। इसलिए लेजिक सर्जरी वाले यहाँ पे आवेदन बिल्कुल भी नहीं करे बोल के भी। और यहाँ पे आयु सीमा में जो छूट की बात आ रही है, यहाँ पे 18 से 30 साल दी हुई है। SC ST के जो उम्मीदवार हैं उनको 5 साल छूट दी हुई है। OBC नॉन क्रिमिनल है उनको 3 साल की छूट दी हुई है यहाँ पे। और इसके अलावा जो रेलवे में जो सेवा कर रहे हैं, जो इन्होंने न्यूनतम 3 साल की सेवा रेलवे C या ग्रुप D में जिन्होंने दी है, या अलग अलग समय में टोटल जोड़कर 3 साल की सेवा दी हुई है, उनको यहाँ पे छूट दी हुई है। ST ST का ऐसा उम्मीदवार 45 साल की उम्र तक का भी हो तो आवेदन कर सकता है। OBC नॉन क्रिमिनल हो तो 43 साल तक का भी आवेदन कर सकता है। और UR या EWS का हो तो 40 साल की उम्र तक का भी यहाँ पे आवेदन कर सकता है, जिन्होंने कम से कम 3 साल की सेवा रेलवे ग्रुप C या ग्रुप D में इन्होंने दी हो। इसके अलावा जो अप्रेंटिस कोर्स कर रखा है उनको भी यहाँ पे छूट दी हुई है, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है विशेष तौर पर। और ये नोटिफिकेशन मेरे टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे और भी अगर आपकी किसी प्रकार की कोई भी क्यूरी हो, कोई समस्या हो, तो उसका भी आप जरूर मैसेज कर सकते हैं। और इसी समस्या को देखो, यहाँ पे आयु संबंधी छूट दी हुई है, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो उम्मीदवार है 1 जुलाई 2006 के बाद का यहाँ पे नहीं होना चाहिए, उससे पहले का ही यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपकी होनी चाहिए। और जो हाईएस्ट एज है उनके लिए SC ST 2 जुलाई 1989 जो दी हुई है, और 2 जुलाई 1991 OBC के लिए, और 2 जुलाई 1994 यहाँ पे UR एंड EWS के लिए। और जो शैक्षणिक योग्यताएं हैं वो आपको 19 फरवरी 2024 तक जो आवेदन की अंतिम तिथि है तब तक आपको यहाँ पे पूरी करनी होगी। और यहाँ पे आवेदन शुल्क की मैं बात करूँ तो आवेदन शुल्क यहाँ पे आपका होगा, जो जनरल उम्मीदवार है उनका होगा यहाँ पे 500 रुपये। और जो SC ST और EWS, EWS नहीं, EBC यानी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास जो EBC है वो उनको होगा यहाँ पे 250 रुपये। और जो SC ST एक्स सर्विसमैन महिला ट्रांजेक्टर हैं और EBC हैं उनको 250 रुपये। आप CBT फर्स्ट जब दोगे एग्जाम तब आपको वापस रिफंड हो जाएंगे। और बाकी जो कैंडिडेट है उनका 500 रुपये शुल्क लगेगा, उसमें से 100 रुपये काट लेंगे। और जो ट्रांजैक्शन फीस है बैंक की वो काट के आपको बाकी के पैसे वापस यहाँ पे कर दिए जाएंगे। लेकिन ये पैसे आपको तभी मिलेंगे जब आप CBT फर्स्ट में आपकी उपस्थिति यहाँ पे दर्ज करवाएंगे, यानी CBT फर्स्ट लगेगी, उसी के बाद में यहाँ पे आपको रिफंड यहाँ पे मिलेगा। इसलिए और ये भी ध्यान रखिए, अगर आप आवेदन करने जा रहे हैं तो आपके जो आवेदन में बैंक डिटेल मांगी जाएगी। बैंक डिटेल आप किसी की भी ना भर के, आज तक हमारे भारत सरकार की काफ़ी सुविधाएं चल रही हैं और उसकी सुविधाओं के तहत यहाँ पे सभी नागरिकों के बैंकों में खाते खुले हुए हैं, तो आपको अपने ही बैंक अकाउंट की डिटेल यहाँ पे देनी है। अगर आपने दूसरे बैंक अकाउंट की डिटेल दे दी और किसी कारणवश अगर आपका पैसा आपको रिफंड नहीं हुआ तो आपके इसके लिए रेलवे के ऊपर क्लेम नहीं कर सकते। इसलिए आपको आवेदन करते टाइम पे जो बैंक की डिटेल देनी है वो अपने यहाँ पे उसकी किसकी देनी है, अपने ही बैंक खाते की यहाँ पे देनी है। और EBC की मैं बात करूँ, यहाँ पे EBC होता है इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो क्लास होती है, उसकी वार्षिक आय होती है 50,000 रुपये। ये आप मानो जैसे आप गरीबी रेखा के नीचे की बात करते हैं, BPL होता है, वो कुछ इसी प्रकार की कैटेगरी है, तो इसको ओनली छूट दी जाती है। किसमें? इसको किसी प्रकार का कोई आरक्षण दे नहीं होता EBC को, इसको ओनली छूट दी जाती है एग्जाम फीस के लिए। और इसका सर्टिफिकेट बनता है जो भी उम्मीदवार, जो भी कैंडिडेट यहाँ पे अगर बनवाना चाहे तो अपने जिला मजिस्ट्रेट, तहसीलदार या कोई अन्य राजस्व अधिकारी है अपने निर्वाचन क्षेत्र के, लोकसभा के मौजूदा संसद जो सदस्य हैं उनसे भी आप यहाँ पे बना सकते हो, कोई केंद्रीय मंत्री है, ये BPL कार्ड जो है उनसे यहाँ पे होती है। और यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से इन्होंने लिखा भी है कि जो EBC है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास और EWS है, EWS एक अलग श्रेणी है, ये दोनों अलग अलग श्रेणी है। और जो EBC है उसको किसी प्रकार का कोई यहाँ पे आरक्षण नहीं मिलेगा, उसको ओनली जो एग्जाम फीस है उसमें छूट दी ही होगी। और EWS को तो यहाँ पे आरक्षण दी ही है, जो आप सबको पता है। और यहाँ पे आरक्षण के लिए इन्होंने दे रखा है स्पष्ट रूप से। और अपन देखेंगे यहाँ पे
कि आपको जो भी ओबीसी कैंडिडेट हैं उनको जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, तो वो जाति प्रमाण पत्र आपको आवेदन करने की अंतिम तिथि से पहले होना चाहिए और आप नॉन क्रिमिलियर के यहाँ पे होने चाहिए, ओबीसी नॉन क्रिमिलियर। ये आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उस टाइम पे आपसे मांगा जाएगा और घोषणा पत्र भी यहाँ पे आपसे लिया जाएगा। ईडब्ल्यूएस की कंडीशन यहाँ पे दी हुई है, और ईडब्ल्यूएस का अगर आज यहाँ पे बात करूँ मैं 19 जनवरी की, तो आपसे एक साल पहले 2023 का यहाँ पे ईडब्ल्यूएस आपके पास में होना चाहिए। और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस जो बनाते हैं जो भी सक्षम अधिकारी हैं उनके पास में क्राइटेरिया, सेम क्राइटेरिया यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया हुआ है, तो उसी क्राइटेरिया के अनुसार यहाँ पे आपको वो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जारी करेंगे, तो वो भी आपको आवेदन करने की अंतिम तिथि से पहले यहाँ पे बनवाना है। ये ध्यान रखना आपको, ताकि आपको बाद में किसी प्रकार की कोई परेशानी यहाँ पे नहीं आए। आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे उस टाइम पे, आपके जो अभी प्रेजेंट में आवेदन करते टाइम पे जो भी डॉक्यूमेंट है वो आवेदन करने की अंतिम तिथि से पहले पहले के आपके मांगे जाएंगे। अब आप यहाँ पे जो मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए भी दिया हुआ है कि जो एक्स सर्विसमैन है उनका मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे जो रेलवे की बुक हैं, स्टैंडर्ड बुक है, रेलवे मेडिकल मैनुअल है, उसके वॉल्यूम फर्स्ट के पैरा 534 में देख सकते हैं आप। अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कई जो ग्रुप डी में कैंडिडेट जॉब कर रहे हैं उनकी इच्छा होती है एएलपी में आने के लिए, तो यहाँ पे आपको अगर आप एएलपी का आवेदन कर रहे हैं तो आप जिस भी रेलवे या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सहित किसी भी केंद्रीय राज्य सरकार के विभाग में सेवारत उम्मीदवार अपने नियोक्ता को सूचित करते हुए आरआरबी को ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शॉर्ट लिस्ट जो किए गए उम्मीदवार अगर आपका चयन यहाँ पे हो जाता है तो आपको जो डीवी होगी उस टाइम पे नियोक्ता जो इसमें आप प्रेजेंट में जॉब कर रहे हैं उसके द्वारा जारी की गई एनओसी आपको वहाँ पे देनी यहाँ पे होगी। नहीं तो अगर आपने बिना उनको सूचित किए हुए आवेदन कर दिया और बाद में आप जिसमें आप प्रेजेंट जॉब कर रहे हैं उसने यहाँ पे जिस भी आप आरआरबी से आपने आवेदन किया उसको आरआरबी को लिखित में उन्होंने सूचित कर दिया कि इस उम्मीदवार की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाए, तो वो आपकी बिना किसी आपको सूचित किए हुए आपकी उम्मीदवारी यहाँ पे निरस्त कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, ये था आपका जो मैंने प्रक्रिया बताई आपको आवेदन करते टाइम पे आपको क्या क्या विशेष तौर पे यहाँ पे ध्यान देना है और क्या यहाँ पे नहीं देना है। बाकी तो आपको जो देने लायक चीज़ें वो ध्यान वही मैंने आपको इसमें बताई है। और यहाँ पे आपकी जो एग्ज़ाम होगी ये भी मैंने आप बताइए आपको कि सीबीटी फर्स्ट होगा, सीबीटी सेकंड होगा, उसके बाद में आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा जिसको अपना बोलते हैं साइको, उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद में होगा आपका मेडिकल स्टैंडर्ड। तो देखिए यहाँ पे कितने चरण हो गए, यहाँ पे 5 चरण यहाँ पे हो गए हैं और इन सब की जानकारी आपको SMS और ईमेल ID के जरिए मिलेगी। इसलिए आप ये ना भूलें कि आप ईमेल ID दूसरी डाल दें या मोबाइल नंबर दूसरे डाल दें, बाकी तो आप ही को समस्या होगी। यहाँ पे आरआरबी या रेलवे को किसी प्रकार की कोई यहाँ पे समस्या नहीं होगी, वो आपको बताए गए ईमेल ID और नंबर पे सूचित कर देगा। आपको सूचना मिली या नहीं मिली इसकी जिम्मेदारी आपकी खुद की होगी। और यहाँ पे जो आपका जो चयन किया जाएगा उसमें सीबीटी फर्स्ट के अंकों की कोई गणना यहाँ पे नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? सीबीटी फर्स्ट तो सीबीटी सेकंड के लिए यहाँ पे क्वालिफाई है। और अगर कोई कैंडिडेट ST SC का या OBC का है जिसने किसी में छूट ले ली है, अपनी छूट का लाभ आयु सीमा में जो छूट होती है उसका लाभ लेते हुए अगर उसने फार्म अप्लाई किया है तो उसको उसी की जो कैटेगरी है जिसमें उसने आवेदन किया उसी में उसको गिनती करी जाएगी, भले उसने जनरल कैटेगरी से ज़्यादा नंबर प्राप्त किए हो, क्योंकि उसके द्वारा जो समुदाय है जिससे वो आता है बिलोंग करता है उसका उसने उपयोग करते हुए यहाँ पे आवेदन किया है, इसलिए उसको उसके समुदाय में गिनती करी जाएगी, भले उसने कितने नंबर यहाँ पे प्राप्त किया हो। अब बात करेंगे यहाँ पे जो सीबीटी फर्स्ट एंड सीबीटी सेकंड और एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है क्या नहीं होता है और आपको किस प्रकार से उसकी तैयारी करनी है और तैयारी करते टाइम पे आपको कौन कौन सी बुक यहाँ पे प्रिपेयर करनी है और कहाँ कोचिंग लेनी है। देखिए दोस्तों, जो नोटिफिकेशन आ चुका है वो आ चुका है 5600 पद हैं उनके लिए। मैं ये नहीं बोलूँगा आपको, मैं ये बोल रहा था पहले भी आपको शुरुआत में मैंने बोला है कि आपको अनुचित तरीके से उचित तरीके से, अनुचित तरीके से नहीं, आपको उचित तरीके से गवर्नमेंट के पास में आपकी मांग रखनी है कि सर हमारी वैकेंसी यहाँ पे बढ़ाई जाए। 6 साल में जाकर आप वैकेंसी निकाली गई हैं जो भी यहाँ पे 5600 पद जो ऊँट के मुंह में जीरे के समान है, इसलिए आपको उचित माध्यम से गवर्नमेंट के पास में जो आपकी मांगे हैं उनको पहुँचानी चाहिए। और उम्मीद करता हूँ ज़रूर यहाँ पे अगर आपने प्रयास किया तो गवर्नमेंट आपके जो मांगे हैं उनको ज़रूर पूरी करेगी। और आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो देखिए दोस्तों,
वो काम आप करते रहिए पैरेलल, लेकिन आप तैयारी से आप भटके मत। कि जब भी यहाँ पे भी जो पोस्ट है उनमें भी उन्हीं उम्मीदवारों का चयन होगा जो तैयारी में बिल्कुल अच्छे हो गए हैं और जिनकी तैयारी हाई लेवल की यहाँ पे हो गई है। इसलिए आप तैयारी करते रहिए, आप बिल्कुल भी हताश नहीं हो। देखिए बड़े दुख की बात है, इसलिए मैं खुद भी इस चीज़ से दुखी हूँ और इसी चीज़ के लिए मैंने यहाँ पे 3 दिन डिले किया आपको वीडियो बनाने के लिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए स्टूडेंटों के साथ में कि कहाँ 30,000 के आसपास होती होती वैकेंसी आ गई यहाँ पे 5500-5600 के आसपास। इसलिए अब जो है आ गई हैं उनके अनुसार आप तैयारी कीजिए और आप आवेदन भी अप्लाई कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि बाद में अगर वैकेंसी बढ़ाई जाएगी तो आपको भी उसका बेनिफिट मिलेगा। इसलिए बिल्कुल ध्यान से सोच समझ के जो मैंने बताई है सावधानी उनको ध्यान में रखते हुए आप आवेदन कर दीजिए। और आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है ये और क्या पढ़ना, आपको क्या कहाँ से पढ़ना है, ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी यहाँ पे जो मैंने दिए गए इंस्ट्रक्शन है उनके अनुरूप आप फार्म भरिए और तैयारी आपकी जारी रखिए। अब आपको जो प्रोसेस है तैयारी का वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।